नमस्ते बच्चों। मॉडर्न पोएट्री अप टू प्रगतिवाद के अंतर्गत हम सरोज स्मृति कविता पढ़ रहे थे। तो सरोज स्मृति कविता किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। यह उन्होंने किसकी याद में लिखी है? ये उन्होंने अपनी प्रिय बेटी सरोज की याद में लिखी कविता है। तो ये सब आप जानते होंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि सरोज के शरीर में यौवन का आरंभ होने पर इसका वर्णन कवि किस प्रकार कर रहे थे। तो कवि ने कहा है कि उनके यौवन का जो रूप, यौवन युक्त रूप उनकी आंखों के सामने इस प्रकार समाई हुई है कि न जाने उसका वर्णन करने में कवि असमर्थ है। फिर उनकी जो वाणी जो है उसकी मधुरिमा के बारे में भी कवि ने बताया है। और कवि बताते हैं कि उनके जो कंठ का स्वर मधुरता से प्रस्फुटित होने लगा, लगभग पिता के कंठ स्वर के दर्प के भाव की जो गौरवमयी धारा प्रवाहित होकर तेरे कंठ में लहराती हुई दिखाई देता है और समस्त स्वर भंगिमाएं तुझ में आकर समाई गई हैं। तो इस प्रकार उनकी बेटी यौवन का वर्णन और उनके कंठ माधुरी का वर्णन कवि कर रहे थे। तो आगे का भाग देखिए। तू खिंजी दृष्टि में मेरी छवि, उर में तेरा प्रिय कवि, उन मनन गुंज सज हिला कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज, बह चली एक अज्ञात बात, चूमती केश मृदु नवल गात, देखती सगल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। सासू ने कहा लख एक दिवस, भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम। शुजी वर के कर कुलीन लख कर है, काम तुम्हारा धर्मोत्तर, अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो, ढूंढ कर वर जो योग्य तुम्हारे, करो ब्याह होंगे सहाय हम हदोत्साह। तो कवि इसमें उनकी जो शादी के बारे में बता रहे हैं। सरोज बड़ी हो गई है, वो तो शादी करने वाली उम्र में पहुंच गई है, इसका वर्णन कवि यहाँ पर कर रहे हैं। तो शब्दों का अर्थ देखिए। उन्मनन गुंज का मतलब है भावनाओं की गूंज, पुंज का मतलब है समूह, बात का मतलब है वायु, निष्पलक एकटक, धन्य धाम उपयुक्त, खरवर शुचि पवित्र, धर्मोत्तर धार्मिकता पूर्व अत्यंत धार्मिक, हदोत्साह उत्साह पूर्वक उत्साह सहित। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है सास द्वारा अपनी दो सरोज के विवाह का सुझाव देने पर कवि निराला उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो वो इसका वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। तू खिंजी दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि, उन्मनन गुंज सज हिला कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज। तो कवि बताते हैं, हे पुत्री, तेरी सुंदरता मेरी आंखों में समा गई। तू खिंजी दृष्टि में मेरी छवि, तेरी सुंदरता जो है मेरी दृष्टि में, मेरी आंखों में समा गई है। और जागा उर में तेरा प्रिय कवि, यह दृश्य देखकर मेरे अंदर के कवि जागृत हो उठे, यानी कि तू मेरे काव्य की प्रेरणा स्रोत बन गई। तो कवि बता रहे हैं, हे पुत्री, तेरी सुंदरता मेरी आंखों में समा गई और तू मेरे काव्य की प्रेरणा बन गई। उन्मनन गुंज सज हिला कुंज, तर पल्लव कलिदल पुंज पुंज, बह चली एक अज्ञात बात, एक अज्ञात वायु संपूर्ण कुंजों, वृक्षों, पत्तों और कलियों के विशाल समूहों को आंदोलित करती हुई
उनमें एक मंद गुंजार भरने लगी। तो उस समय एक अज्ञातवाद जो है समस्त कुंजों, वृक्षों और पत्तों और कलियों को उन्मनन गुंज सज हिला कुंज तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज बहुचली एक अज्ञातवाद। तो उस समय एक अज्ञातवाद जो है समस्त पुंजों, वृक्षों, कलियों को उद्वेलित करती हुई मंद गुंजार भरने लगी। फिर क्या हुआ? वो अज्ञातवाद ने क्या किया? चूमती केश मृदु नवल गात देखती सगल निष्पलग नयन तू समझा मैं तेरा जीवन। तो वो अज्ञात वायु तेरे केशों और गालों और मधुर नव यौवन भरे शरीर को चूमती हुई बहने लगी और तू इन सारी क्रियाओं को टकटकी बांधे देखती रही, निष्पलग नयनों से देखती रही। तो कवि बता रहे हैं कि तुम्हारी सुंदरता मेरी आंखों में समा गई और मेरे अंदर के कवि मन जागृत हो उठी। इसका कहने का मतलब ये है कि तू तो मेरी कविता का प्रेरणा स्रोत बन गई। उस समय एक अज्ञातवाद जो है समस्त गुंजों, कुंजों और तरु पल्लव सभी को चकचोरती हुई, आंदोलित करती हुई वहां पर मंद गुंजार भरने लगी। यह अज्ञातवाद जो है तुम्हारे केशों को और तुम्हारे गात को, तुम्हारे जो नव यौवन भरे संपूर्ण शरीर को चूमती हुई बहने लगी और तू इन सारी क्रियाओं को निष्पलक नयनों से देखकर वहां रही। तो आगे देखिए, सासू ने कहा लख एक दिवस। उस समय एक दिन तेरी नानी ने आकर, मेरी सासू माँ ने आकर मुझसे कहा, क्या कहा? भैया अब नहीं हमारा पालना पोसना रहा काम। तो एक दिन तुम्हारी नानी ने मुझसे आकर कहा कि हे भैया अब हमारा वश नहीं चला, सरोज का पालन पोषण करना ही हमारा काम था, वो तो पूरा हो गया, सरोज तो बड़ी हो गई, देना सरोज को धन्य धाम। अब तो उसे एक उचित वर को ढूंढकर उसको उसके कर में उसे थामना चाहिए तुम्हें। अब तो अच्छा वर देखकर सरोज को किसी अच्छे परिवार में दे दो। देना सरोज को धन्य धाम, शुचि वर कर कुलीन लखकर, अच्छे कुल के एक वर को ढूंढकर सरोज के उनके हाथों में देना है। हे काम तुम्हारा धर्मोत्तर, अब तो यह काम तुम्हारा ही है, तुम्हारा यह काम तो अत्यंत पुण्य का होता है, पुण्य का होगा। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो। अब तुम कुछ दिन इसे अपने साथ लेकर चलो और ढूंढकर वर योग्य तुम्हारे। और उस समय तुम्हें क्या करना है? अपने कुलशील के अनुरूप एक अच्छे से वर को ढूंढ निकालना है और उनसे अपनी बेटी की ब्याह करना है। करो ब्याह, होंगे सहाय हम हदोत्साह, हम सहोत्साह, उसमें हम उत्साह पूर्वक तुम्हारी सहायता करेंगे। एक दिन जो है तुम्हारी नानी ने आकर मुझसे कहा कि अब हमारी बस की बात नहीं चलेगा, सरोज के साथ पालना पोसना ही हमारा काम था, वो तो हो गया, अब तो वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी करवानी है और एक अच्छे कुल से एक वर को ढूंढकर उसके हाथों में सरोज का हाथ थाम लेना चाहिए। यह काम तुम्हें ही करना चाहिए, यह काम तो अत्यंत पुण्य काम है और इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इसे अपने साथ लेकर घर में रहना है और उस समय तुम्हें एक अच्छे कुल से एक योग्य वर को ढूंढकर उनकी शादी करवानी है। इसमें मैं उत्साहपूर्वक तुम्हारी सहायता करेंगे, यही नानी बताती है। तो कवि पहले बता चुके हैं कि तुम्हारी सुंदरता मेरी आंखों में इस प्रकार समाई हुई है कि तू मेरी जो काव्य की प्रेरणा स्रोत बन गई है। और उस समय एक अज्ञात वायु जो है समस्त कुंजों, लदों, वृक्षों, पत्तों, कलियों के समूह को
आंदोलित करती हुई एक मंद गुंजार भरने लगी। ये भी नहीं, ये बात जो है, ये वायु जो है तुम्हारे केश और यौवन भरे शरीर को चूमती हुई बहने लगी। यह दृश्य तूने बिना पलक झपकाए देखती रही। और आगे वो बताता है कि सासू माँ ने एक दिन आकर मुझसे कहा कि अब हमारी बस की बात नहीं है सरोज का पालन पोषण करना। अभी तक उनका पालन पोषण मैंने कर लिया है, वो तो पूरा हो चुका। अब वो बड़ी हो गई है, उनकी शादी करवानी है, तो एक अच्छे से वर को ढूंढकर उनके हाथों में सरोज को थाम लेना चाहिए। और यह काम तुम ही करना है। यह काम तो अत्यंत पुण्य काम ही है। इसके लिए तुम्हें कुछ दिन उसे साथ लेकर अपने घर में रहना चाहिए और एक अच्छे से वर को ढूंढ निकाल के उनकी शादी करवानी चाहिए। और इसमें मैं उत्साहपूर्वक तुम्हारी सहायता करूंगी। और उसमें कुछ अलंकार भी हैं। पल्लव पुंज, वाह बात, निष्पलक नयन, तेरा पालना पोसना, धन्य धाम, कर कुलीन, सहाय, हदोत्साह में जो है अनुप्रास अलंकार है। तू मेरी छवि, तेरा कवि में रूपक अलंकार है। और हदोत्साह में सहोक्ति अलंकार है। पुंज पुंज में पुनरुक्ति प्रकाश तथा अज्ञातवाद में संदेह अलंकार है। अज्ञातवाद वर कर में ध्वनि साम्य है। और इन पंक्तियों के माध्यम से हिंदुओं में विवाह तो सिर्फ एक सामाजिक रीति नहीं है, ये तो धार्मिक कार्य माना जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि काम तुम्हारा धर्मोत्तर, ये तो सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं है, ये तो यह विवाह जो है धार्मिक कार्य माना जाता है। इसकी गणना 16 संस्कारों से की जाती है। विवाह के बहुत सारे रस्म होती हैं, 16 संस्कारों से ही यह पूर्ण माना जाता है। तो आगे की पंक्तियां देखिए। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा, न अहो न आहा, ले चला साथ में तुझे कनक जोम भिक्षुक लेकर, स्वर्ण चनक अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया निज गृह छाया तल। सोचा मन में हद बार बार, ये कन्या कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद, इनमें इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषय वेली में विष ही भल, यह दत्त मरुस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मेरे पूर्वज गण गुजरे जिस राह, वही शोभन होगा मुझको, यह लोक नीति रीति कर दूं पूरी, गो नहीं भीदी कुछ मुझे तोड़ते गद विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार ठोते मैं हूं अक्षम, निश्चय आएगी तुझ में नहीं विनय, जो रेखा करे पार, सौहार्द बंध की निराधार। तो कवि बता रहे हैं आगे, इसके जो शब्दों का अर्थ देखेंगे। पहले गुनकर का मतलब है विचार कर, न अहो न आहा, इसका मतलब है नहा न नहीं, हाँ ना, यही। कनक का मतलब है सोना, स्वर्ण का मतलब है सोना, स्वर्ण छनक का मतलब है सोने की छंकार, प्रभा विमल का मतलब है निर्मल शोभा, हद का मतलब है धिक्कार का था, हद दुखी, गृह छाया तल घर की छाया में, कुलांगार वंश को आग लगाने वाले, विषय वेली जहर की बेल, गो यद्यपि, भीदी भय। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है जातिवाद और रूढ़ियों के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हैं। तो तुम्हारी सासू माँ ने आकर मुझसे कहा तुम्हारी शादी करनी है, तो इसके लिए अच्छे से वर को ढूंढ निकालना है। तो यह बात सुनकर मैं तो सोच विचार करके कुछ भी नहीं उत्तर दिया, हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, मैं तो मौन हो गई। तो मैं चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु को लेकर, स्वर्ण चनग अपने जीवन की, मैंने तुझे साथ लेके इस प्रकार चला कि जिस प्रकार भिक्षुक अपने संपूर्ण जीवन की जो स्वर्ण संपत्ति को, अपनी पूंजी को लेकर चल पड़े हो।
तो मैं तुझ स्वर्णमयी को साथ लेकर इसी प्रकार चला जिस प्रकार कोई भिक्षुक अपने जीवन की स्वर्ण छलक अर्थात पूंजी लेकर चल पड़े हो। तो मैं तुम्हारी नानी की बातें सुनकर मौन हो गया। मैं ना हाँ कहा और ना ही कहा। मैं तुझ स्वर्णमयी को साथ लेकर इस प्रकार चल दिया जिस प्रकार कोई भिक्षुक अपने जीवन की स्वर्ण छलक अर्थात पूंजी लेकर कहीं चल पड़े। और प्रभा विमल ले आया निज गृह छाया तन। मैं तुझ विमल प्रकाश की ज्योति को अपने घर की छाया में लेके आया। तो मैंने क्या किया? विमल प्रकाश की ज्योति रूपी तुम्हें अपने घर के छाया तल पर लेके आया और सोचा मन में हद बार बार, और मैं बार बार तुम्हारे विवाह के बारे में सोच रही थी और ऐसी चिंता मेरे मन को कचोट रही है कि ये कन्या कुब्ज कुल कुलांगार, हमारे जो कन्या कुब्ज का कुल है वो वाकई जो है कलंक है, कुलों के कलंक है। कन्या कुब्ज कुल के ब्राह्मण अपने कुलों के कलंक है। वो जिस पत्तल में खाते हैं उस पत्तल में छेद करना जानते हैं, जिस पत्तल में खाते हैं उस पत्तल में छेद करना वो जानते हैं। उनके हाथों में कन्या को सौंपना बड़े दुख का विषय है। ये कन्या कुब्ज कुल कुलांगार खाकल पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ भेद, इस विषय वेली में विष ही भल। विषय वासना से युक्त इनकी बेल में भल भी विषयुक्त ही होगा। विषय वासना से युक्त इनकी बेल में भल भी विषयुक्त ही लगता है। इसका कुल जो है यह दग्ध मरुस्थल, इनका कुल जलता हुआ मरुस्थल है। इसमें शांति नाम मात्र भी नहीं मिलते, इसमें सुख शांति नाम मात्र भी नहीं मिलते। तो कभी बता रहे हैं तुम्हारी जो है मुझसे आकर तुम्हारी शादी के बारे में कहा तो मैंने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा, और मैं तुम्हें इस प्रकार लेके चला कि जो भिक्षुक अपने संपूर्ण संपत्ति को लेकर चल रहे हो वो तुम जैसी प्रभा ज्योति को, प्रकाश की ज्योति को अपने गृह तल की छाया में लेके आया, अपने घर में लेके आया। फिर बार बार एक चिंता मेरे मन को कचोट रही है। हम तो कन्या कुब्ज ब्राह्मण है, ये कन्या ब्राह्मण जो है अपने कुल के ही कलंक जान पड़ते हैं। ये तो जिस पत्तल में खाते हैं उस पत्तल में छेद करना ही जानते हैं। तो उसके हाथ में कन्या को देना बड़े दुख का विषय बन जाएगा। विष वासना रूपी उस बेल में सिर्फ विष ही फल मिलेगा। कन्या गुप्त के ब्राह्मण की सोच विचार जो है विषैली है। उस कुल में जो है नारी को कोई स्थान नहीं देते। उस कुल के लोग जो है स्त्रियों को बहुत कष्ट दिया जाता है। तो इसलिए एक पिता की हैसियत निराला जी इसके बारे में, उनकी शादी के बारे में बार बार सोच रहे हैं। और आगे वो बता रहे हैं ये कुल जो है जलता हुआ मरुस्थल है, वहां पर सुख शांति जो है नाम मात्र के लिए ही मिलेगा। और फिर वो सोच रहे हैं कि मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह वही शोभन होगा मुझको। मेरे पूर्वजगण जिस रास्ते से होकर गुजरा है उस रास्ते से होकर जाना मेरे लिए अच्छा होगा। यह लोक रीति कर दूं पूरी, इस प्रकार जो सामाजिक रीति रिवाज जो है उसे मैं पूरा कर दूं। तो मैं फिर सोचा कि जिस रास्ते से मेरे पूर्वज जाए गए हैं उसी पर चलना मेरे लिए शोभनीय होगा। मैं इस लोक रीति को पूरी तरह क्यों ना कर दूं। गो नहीं भीदी कुछ मुझे तोड़ने गद विचार। तो कवि आगे बता रहे हैं यदि भी पुराने परंपरागत विचारों को तोड़ने में भी
मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु पूर्ण रूप से गो नहीं फीदी कुछ तोड़ने गद विचार, परंपरागत विचारों को तोड़ने में मुझे कोई भय नहीं है, पर पूर्ण रूप प्राचीन भारत मैं हूं अक्षर। यदि भी पुराने परंपरागत विचारों को तोड़ने में भी मुझे किसी प्रकार का भय न था, परंतु पूर्ण रूप से पुरानी परंपरा का भार ढोने में मैं सर्वदा असमर्थ हूं। पर पूर्ण रूप प्राचीन भार ढोते मैं हूं अक्षम। पूर्ण रूप से परंपरागत विचारों को ढोने में मैं असमर्थ रहा हूं। निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय उतनी जो रेखा करे पार सौहार्द बंध की निराधार। निश्चय ही मुझ में इतनी विनम्रता कहीं नहीं आएगी जो बंधु बांधवों के स्नेह को प्राप्त करे। दूसरों के सामने इस प्रकार विनय बर्ताव करना मुझे नहीं आता। मैं इस प्रकार एक लड़की के पिता के हैसियत से दूसरों के सामने नम्र होकर व्यवहार करना मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार बंधु बांधवों के स्नेह का पात्र मैं कतई नहीं बन पाऊंगी। यह विचार मेरे मन को चोटती रहती है। तो कवि यहाँ पर बता रहे थे कि तो तुम्हारे जो यौवन रूपी तुम्हारा जो रूप है मेरी आंखों में समा हुई है। तो ये बिंब जो है मेरी कृति का, मेरी काव्य की प्रेरणा स्रोत बन गई है। तो उस समय का अज्ञात वायु जो है कुंजों, वृक्षों, पत्तों, कलियों के विशाल समूहों को आंदोलित करती हुई मंद गुंजार भरने लगी। ये भी नहीं, ये वाद जो है, ये वायु जो है तुम्हारे केशों पर और तुम्हारे यौवन युक्त शरीर को चूमती हुई बहने लगी और तुम एकटक होकर उसे निहारती रही। एक दिन तुम्हारी नानी ने आकर मुझसे कहा कि अब हमारा वश नहीं होगा, सरोज तो बड़ी हो गई है, उनकी शादी करवानी है। एक अच्छे से कुल से एक वर को ढूंढकर उनकी शादी करवाने की आवश्यकता है और इसके लिए तुम्हें उसे साथ लेकर घर जाना चाहिए और वहां रह के तुम्हें एक अच्छे से वर को ढूंढ निकालना चाहिए और उनकी शादी करवानी चाहिए। इसमें मैं उत्साह पूर्वक तुम्हारी सहायता करूंगी। और आगे कभी बताते हैं, तुम्हारी नानी ने जो कुछ भी कहा ये सुनकर मैं मौन ही रह गया। हा भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। मैं तुझ स्वर्णमयी को साथ लेकर उसी प्रकार चल रही थी जिस प्रकार एक भिक्षुक अपनी पूरी संपत्ति को लेकर चल पड़े हो, और मैं तुझ विमल प्रकाश की ज्योति को अपने घर की छाया में लेके आया। और बार बार मेरे मन में तुम्हारे विवाह के बारे में सोचकर बहुत व्यग्रता होने लगी। मैं सोचने लगी क्योंकि हमारे जो एक कन्या कुब्ज कुल ब्राह्मण जो है वो अपने कुल का ही जो कलंक है, जो जिस पत्तल में खाते हैं उस पत्तल में ही वो छेद करना जानते हैं और उनके हाथों में कन्या को देना बड़े दुख का विषय हो जाएगा, क्योंकि कन्या कुब्ज कुल के ब्राह्मण जो है स्त्रियों को कोई स्थान नहीं देते, स्त्रियों को जो है वो बहुत कष्ट दिया करते हैं और इसलिए वो अपनी बेटी इस रिश्ते तय करने के बारे में बहुत बार वो सोच रहे हैं। और ये भी नहीं, विषय वासना से युक्त उनकी बेल में फल विषय युक्त ही हो जाएगा और उनका कुल जो है जलता हुआ मरुस्थल ही है। इनमें सुख शांति नाम मात्र के लिए भी नहीं मिलेगा। और फिर भी मैं सोच रही थी, फिर भी कभी सोच रहे हैं कि मेरे पूर्वज जिस रास्ते से होकर चला है उस रास्ते से होकर जाना मेरे लिए हितकारी होगा। इस प्रकार करके लोक रीति को पूरा कर सकूंगी। मैं पुराने विचारों को तोड़ने में मुझे भय नहीं है। पूर्ण रूप से पुरानी परंपरा का पालन करना मेरे बस की बात भी नहीं है। और ये भी नहीं, मैं इतनी विनम्रता से दूसरों के सामने बर्ताव भी नहीं कर सकती। तो इसलिए इस कन्या कुब्ज कुल में अपनी बेटी की शादी करवाने के बारे में वो
सोचते रहते हैं, क्योंकि वो अपने ही कुल के कलंक हैं। उस विषय बेली में फल विष ही मिलेगा, वहां नारी को कोई स्थान नहीं मिलते, उसे दुख और कष्ट ही मिलता है। इसके कारण कवि बार बार सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अलंकार भी हैं। चुपचाप, अहो अहा, कन्या कुब्ज कुल कुलांगार, विषम बेली विष, स्थल सुजल, परपूर्ण प्राचीन में अनुप्रास अलंकार है। ले चला साथ में सहोक्ति अलंकार है। ले चला स्वर्ण विनायक, उसमें उपमा अलंकार है। बार बार में जो है पुनरुक्ति प्रकाश है। ये कुलांगार, यह दग्ध मरुस्थल में रूपक अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली कक्षा में इसके अगले भाग को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।